नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे पेपर का, जिसमें लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है पैथोफिजियोलॉजी का अपलोड हुआ था। जी, पैथोफिजियोलॉजी की, जिसमें उसे पार्ट 1 किया गया था। फिजियोलॉजी, जी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 हो चुका है तो अब बनेगा भैया पार्ट 2, क्योंकि उसमें मैंने 5th यूनिट का जो भी चीज़ें थी अपलोड किया था, सब चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैं जो है यूनिट 4, अब क्या करूँ, मैं नीचे से ही बेटर तरीके से पढ़ पाया हूँ तो यूनिट 4 का ही बना देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पढ़िए, बात तो वही है ना। प्रिपरेशन ही तो करना है, क्यों, तो कुछ भी चलेगा, पीछे से पढ़िए चाहे आगे से पढ़िए, प्रिपरेशन ही है सब। ओके, हाँ। और उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं ये वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको दे दूँगा। जी, पार्ट 1 पैथोफिजियोलॉजी का। ओके, और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या कैसे पूछे जाते हैं उसको देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो मैंने गलत क्रॉस का निशान दिया रॉन्ग का, क्योंकि ये डबल टाइम प्रिंट हो गया था सिलेबस में। देखिए यहाँ पे जो दिया है, तो ये चीज़ें तो मैंने इसलिए इसको क्रॉस कर दिया है, और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर भी रखा है, और थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है हमारी बदली बदली सी लग रही हो, क्योंकि मुझे भैया हुआ है जुकाम। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप, सॉरी इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा बेसुरा सा आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा मेरा। कोई बात नहीं, चलिए, बेसुरा हो या कैसा भी हो, है तो अपनी ही है ना। हाँ हाँ, चलाना पड़ेगा काम भी। तो चलिए देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, हाँ, तो पहले से ही बेस्ट ऑफ लक सबको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मुझे ये पूरा यकीन है। ओके, चलिए देखिए भैया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन, और बाउल मतलब होता है पेट से संबंधित, आंत वगैरह संबंधित, और डिजीज़ मतलब बीमारी, आप जानते ही हैं, है ना। डिजीज़ जो भी उस चीज़ें हैं उसमें कुछ दिक्कतें आने लगे, डिस्कम्फर्ट हो जाए, ऐसे दिक्कत, उसे डिजीज़ बोल देते हैं। फिर दूसरा चीज़ है जॉन्डिस, दूसरी चीज़ है जॉन्डिस, पहली चीज़ ये थी इन्फ्लेमेटरी जॉन्डिस, जिसे पीलिया बोलते हैं, येलो फीवर भी बोलते हैं। ओके, उसका तीसरी चीज़ है हेपेटाइटिस, ABCDEF, ये इसके टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस बहुत सिंपल है, अभी समझ लेंगे। और इसमें मैटर ये है ना कि कहेंगे अब इम्पोर्टेंट कौन सा है। मैं 5 साल का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको, लगभग सभी को पूछ दिया है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम गेस ही कर सकते हैं ना। अब एग्जामिनर बैठा उसके मूड में आया, नहीं चलो चलो हेपेटाइटिस दे देते हैं, चलो कैंसर दे देते हैं। वैसे कैंसर वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट देख लेते हैं एक बार पूरी चीज़ों को सरसरी नज़र से, क्यों, क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं चीज़ें हो नहीं पा रही हैं ठीक से गेस करना। वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको बता दूंगा आपको। ओके, और फिर है इसी में अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, ये ठीक है, 4 इसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं बोन एंड जॉइंट से संबंधित बीमारी जो है, तो ये अगर 4 हुआ वो, तो ये 5, ओस्टियोपोरोसिस 6, और गाउट 7, और यहाँ पे आ गया कैंसर से संबंधित, तो ये हो गया 8 चीज़ें आपको पढ़नी है इस पूरे यूनिट में, और इन 8 को हम जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे अभी, ठीक है। मुश्किल से 30-40 मिनट की वीडियो में, 50 मिनट की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ताकि आप पेपर में पढ़ के जाएं और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हॉल में एकदम पेपर फाड़ परीक्षा दें। थोड़ी सी मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉरी, मेरी आवाज़ जो है आज थोड़ी सी, मुझे खुद लग रहा है कि बदला बदला से जुकाम की वजह से, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं। तो अब मैंने डिस्कस कर लिया कि सिलेबस में क्या है यूनिट 4 के। जी, देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया पूछा है। अगर इसमें देखा जाए तो डिफाइन नियोप्लाज्म, ये भी कैंसर का रूप में है, ठीक है, ये भी पूछा है 4th से, यूनिट 4 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो रोल ऑफ जैंथीन, डॉग्स वाइप बार्किंग, कहाँ कुत्ते भौंक रहे। जी, तो ये देखिए
जैंथिन ऑक्सीडेज डेवलपमेंट ऑफ गाउट, गाउट में जैंथिन ऑक्सीडेज का क्या रोल है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, देखना है आपको, 2 नंबर में दिया है। ओके, नियोप्लाज्म जो है ये कैंसर का ही फॉर्म है एक, और जैंथिन ऑक्सीडेज गाउट, जो गाउट गठिया बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या रोल होता है। वैसे रोल का मतलब तो भूमिका होती है, अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए, लेकिन गाउट जो है बहुत बेकार बीमारी है, तो फिर भी अब पता करना पड़ेगा ना, तो वो लिखना है आपको। अंडरलाइंग काज फॉर डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस, पीलिया के लिए कौन कौन से चीज़ें कास्टिव एजेंट हैं वो बता देना है आपको, है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं भैया और क्या चौथी यूनिट से पूछा है कि नहीं पूछा है। स्टोमापेप्टोसिस CH में ये नहीं है, 10 नंबर में एक को नहीं पूछा है। फिर इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर ये जो पहले स्टिक लगा है हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट 5 का किए थे, तो उसका है ना, ये यूनिट 5 का है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, पाथवे डिप्रेशन, अल्सर डेवलपमेंट, कैंसर के बारे में देखिए पूछा है यूनिट 4 से। डिफाइन कैंसर, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, तो 7 नंबर इधर से हो गया भैया, और इधर से यूनिट 4 का तो 6 और 7 13 नंबर लगभग ऐसे डिवाइड करके 14-15 नंबर 18 नंबर एक एक यूनिट से पूछ रहा है ना। ओके, ये था इसमें। फिर देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है, कुछ दिया है इधर, देखते हैं देखिए यहाँ पे कैंसर का टाइप पूछ दिया है ना, काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पूछ दिया है, तो अभी हम लोग देख ही लेंगे। ओके, इधर फिर आते हैं, देख लेते हैं फटाफट क्या है और क्या पूछ दिया है। जैसे कि इसमें और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है लग रहा है इससे, ये 2017-18 का पेपर है, कोई बात नहीं पूछा है तो। अच्छा पूछा है सॉरी, यहाँ पे रूमेटाइड अर्थराइटिस ये पूछा है, देखिए। ओके, और क्या है देखते हैं। डिफाइन हेपेटाइटिस, राइट इट्स वेरियस टाइप, तो वेरियस टाइप वही था अभी सिलेबस में हम लोग जो देखे हैं, ABCDEF। हेपेटाइटिस के बारे में लिख दीजिए, हेपेटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या इट्स मीन द liver are inflamed is known as hepatitis. This condition is known as hepatitis. It is various type like A B C D E F, ये हेपेटाइटिस आगे करके और ये लिख देंगे हम सब लोग, है ना। ओके ठीक है। फिर आते नीचे देखिए, ओस्टियोपोरोसिस का काज पूछ दिया है, तो बहुत सिंपली अभी हम लोग बस एक किनारे से पढ़ लेंगे और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ रिस्क फैक्टर और ये सब चीज़ें हैं, दूसरे यूनिट का है ये। ओके तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नीचे आ रहा है तो पूछ रहा है, देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, कैंसर बार बार पूछा है कहीं ना कहीं, है ना। कैंसर को हम डीपली अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, कम से कम 3 पेज आप लिख पाएँ ऐसे, है ना। ओके, फिर इधर देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर, पैथोफिजियोलॉजी, डायबिटीज, हीमोस्टेसिस कैंसर, पार्किंसन डिजीज, नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। फिर अगला देख लीजिए 2019-20 का, इसमें भी देखिए कौन सा है, इंटरल्यूकिन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ठीक है, ये भी इंटरल्यूकिन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ये तो इन्फ्लामेशन में होगा। ओके, और इसमें और नहीं है कोई लग रहा है, इधर नीचे पूछा है इसमें ये सेक्शन 3 में, डिफरेंशिएट बिटवीन रूमेटाइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सिंपल है, अभी बता देंगे आपको। पाथवे, फिर देखिए कैंसर, भैया मतलब कैंसर के बारे में तो पढ़ ही लेना है एकदम से, छूटना नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बार बार पूछ रहा है। यूनिट 22-23 का, देखिए ये 22-23 का है, तो इसमें क्या क्या पूछ दिया है यहाँ पे, देखिए रूमेटाइड अर्थराइटिस का पूछा है यूनिट 4 का, साइन एंड सिम्टम बताना है, और रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है ये बता देना है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके, इन विच द joints are inflamed, joints और here its tissue are inflamed, ओके, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं सिंपली, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए। साइन क्या, साइन सिम्टम क्या आएंगे, पेन, रेडनेस, स्टिफनेस, इरिटेशन, है ना, वार्मिंग, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, सिंपल है एकदम, एकदम कंफ्यूज देखिए नहीं होना, घबराना तो बिल्कुल नहीं है पेपर में, है ना। डिफाइन गाउट एंड राइट इट्स टाइप, गाउट के बारे में लिखिए और इसके प्रकार बता दीजिए, ठीक है, बता देंगे भाई। ओके, 4th का है। फिर और नीचे क्या है, इसमें और कोई पूछा है, हीलिंग स्किन, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रांसमिशन, और देखिए कोई नहीं पूछा है,
हाँ, और कोई 2023 में नहीं पूछा था यूनिट 4 में, बस इधर से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, तो यानी कि अब की बारी पूछेगा आपको प्रॉपरली, तो याद करके जाना है भैया। ओके, थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को स्लो जा रही होगी, आवाज़ आप तेज़ करके सुन लीजिएगा प्लीज़, सॉरी, क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे आपके पेपर आ जाते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपका 10 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, बट क्या कर सकते हैं, आपको ये भी चीज़ें आइडिया हो जाता है ना एक चीज़ें कि क्या अभी पढ़ने वाले हैं और क्या पूछा है, तो कैसे हम रिलेट करके देख पाएंगे कि वो इट्स बेनिफिशियल फॉर टू अस, है ना। ओके ब्रो, चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ से। ये आप 2 साल पुराना नोट्स है एक बच्चे का, स्टूडेंट का हमारे, तो उसी से हम लोग देखेंगे। ओके, इसके पहले भी वही देखे थे और उसी से आज भी देखेंगे। देखिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी का मतलब सूजन और बाउल मतलब आंत से संबंधित बात हो रही है, और डिजीज मतलब बीमारियाँ। जो आंत से संबंधित सूजन वाली बीमारियाँ हैं उसके बारे में बताना है आपको। ओके, तो देख लीजिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ रिप्रेजेंटेड ए ग्रुप ऑफ intentional disorder causes prolonged inflammation of the digestive tract, this mainly 2 type। ओके, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है इसे सीधे सीधे लिखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ विच अकर्स इन द इंटेस्टाइनल प्रोसेस, है ना, इंटेस्टाइनल प्रोसेस और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, प्रोसेस नहीं होगा यार, पोर्शन होगा, ठीक है। और इसमें 2 तरीके होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोहन्स डिजीज़। तो अल्सरेटिव में क्या है, दिस इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है सूजन जो है कोलोन और रेक्टम में होता है। देखिए, इन्फ्लामेटरी मतलब घुमा फिरा के आपको इन्फ्लामेशन के ही बारे में बताना है, पूरे आंत से संबंधित जो सूजन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, यही सब चीज़ें होता है। कोहन्स डिजीज़ में क्या है, दिस कैन काज इन्फ्लामेशन इन एनी पार्ट of the digestive tract, it mostly affect the tails end of the small intestine, ileum। अब इलियम कहेंगे आप, जैसे यहाँ पे अगर पेट के नीचे से जब पोर्शन ऐसे आता है तो यहीं पे बड़ी आंत शुरू हो जाता है भैया, ऐसे बड़ी आंत रहती है ना, ऐसे करके, ठीक है, बड़ी आंत करके ऐसे रहता है पोर्शन, सॉरी, देख लीजिए आप लोग, ओ ये पोर्शन होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पे छोटी आंत ऐसे घूमी रहती है, घूमी रहती है, घूमी रहती है, और यहाँ आके जुड़ी रहती है। तो ये जो पोर्शन में बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का जुड़ाव है, इसी को हम लोग इलियम बोल देते हैं। ओके, इलियम बोल देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, ड्यूडेनम, जेनुनम, और छोटी आंत के और कौन कौन पार्ट है, इधर ड्यूडेनम होता है जो स्टमक से अटैच्ड होता है ना, और ये ड्यूडेनम, और ये जो पोर्शन है जेंजुनम होता है, और ये इलियम हो जाता है। ओके, ठीक है, डन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है बड़ी आंत में, कोलोन और रेक्टम में हो जाता है, और कोहन्स डिजीज जो है इलियम में हो जाता है। तो ये 2 टाइप के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में मेनली चीज़ें होती हैं, दिक्कतें। काज क्या है, द एग्जैक्ट काजेज ऑफ द इज एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट, ठीक है, काजेज ऑफ IBD शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिमेन अननोन। जो मेनली मतलब आखिर होता क्यों है ये पता नहीं है उतना, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा, तो एक एक्सपेक्टेशन है, एक गेस किया गया है, सब चीज़ें बताया गया है। 1 पॉसिबल काजेज इम्यून सिस्टम मेल फंक्शन, अगर हमारा इम्यून सिस्टम बुरी तरीके से कार्य करने लगे, अच्छा से काम ना करे, तो भी ये इम्यून हो सकता है दिक्कत। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अच्छा, जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी की वजह से चीज़ें दिक्कतें जब हो जाए। इन्वायरमेंटल ट्रिगर, मतलब इन्वायरमेंटल ट्रिगर का मतलब है जब इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे धूल चला, आंधी चला, बारिश वाला मौसम है, तो बारिश वाले मौसम में सूजन पेट में होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पानी जो है दूषित वगैरह रहता है, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। रिस्क फैक्टर मतलब किसको किसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है IBD की, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। देखते हैं, एज, फैमिली हिस्ट्री, सिगरेट स्मोकिंग, और NSAID मेडिकेशन। ये आप दवाई, ये दवाई का ग्रुप है, जैसे कि
सुखाने वाली दवाई बोलते हैं ना, चोट सुखाने वाली, तो उसे एंटीबायोटिक ही बोलते हैं वो। तो वैसे ही NSAID एक ग्रुप है जो आप कोलोजी में पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर से। ओके। तो परेशान मत होइएगा। उम्र जिसकी ज़्यादा है उसको दिक्कत हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में जिसको बार बार हुआ है तो उसको दिक्कत हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट जो पीता है उसको दिक्कत हो सकता है। सिम्टम क्या क्या आएगा? डायरिया हो सकता है, डायरिया मतलब वही लूज मोशन, हाँ, बार बार लैट्रिन जाने की संभावना बनेगी, लैट्रिन जाना पड़ेगा। फैटिग्यू, मूर्छित हो जाना। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, जो है पेट में दर्द होगा, है ना। ब्लड इन स्टूल, जब वो व्यक्ति जो पीड़ित रहेगा उसके स्टूल में, लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, ठीक है। रिड्यूस एपेटाइट, उसका भूख कम हो जाएगा। और अनइंटेंडेड वेट लॉस, उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? कोलोनोस्कोपिक, इंडोस्कोपिक, अल्ट्रासाउंड, मेनली 2-3। पेट से संबंधित कोई भी चीज़ है, मेनली ये डाल दीजिए अल्ट्रासाउंड। पेट से संबंधित बात हो रही है, अल्ट्रासाउंड, सीधे सीधे, है ना। अल्ट्रासाउंड ही तो होता है, आप जनरल चीज़ें जानते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना। कुछ बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि उससे रिलेटेड आप जानते क्या हो, वो भी आप लिखिए, बस बात खत्म हो जाएगा भैया। पैथोजेनेसिस में क्या बताना है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है ना। तो अगर जनरली कुछ नहीं याद है तो आप या तो इम्यून सिस्टम लिखिए, उसके बाद इंक्रीज परमिएबिलिटी, क्योंकि सूजन, इन्फ्लामेशन, आप जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं इन्फ्लामेशन, तो सेम इन्फ्लामेशन का ही रोल यहाँ पे भी तो होगा। ब्लड इकट्ठा होगा, रेडनेस होगा, और वहाँ पे फिर WBC, ये सब चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए स्वेलिंग हो जा रहा है ना, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें, तो बस सेम चीज़ें हैं। तो वैसे ही चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिगर जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, इम्यून, ठीक है। डिसरेगुलेटेड इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स इज जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन, ठीक है, जेनेटिकली होता है। एम्प्लीकेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, रिलीफ TNF, ओके, TNF, अल्फा इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकोट्रिन या ल्यूक्रीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन इनके वजह से होता है। म्यूकस ब्रेकडाउन कंटेन्स एक्सपोजर ऑफ ल्यूमेंट डायट्री बैक्टीरियल एंटीजन, ओके। फिर इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। लॉस ऑफ फाइन वेस्कुलर पैटर्न, इन्फ्लामेशन सब्सिक्वेंटली इंजरी टिश्यू, क्रिप्टेटाइटिस। आप सिंपली ये लिख दीजिएगा ना भैया कि रिस्क फैक्टर जैसे कि कास्टिव एजेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इम्यूनिटी, इम्यून जो है हमारा डिसऑर्डर हो जाए, इम्यून डिसऑर्डर, तो उसके वजह से वो एंट्री करेगा, और वहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ेगी हमारे इंटेस्टाइन में, है ना। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख डालिएगा जो चीज़ें हैं। इम्यून से शुरू करिए, अगर इम्यून से शुरू करना है तो इम्यून से, ठीक है। फिर यहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, PAERMEA, परमिएबिलिटी, ठीक है। इन इंटेस्टाइनल एरिया, ओके। तो ये सब चीज़ें। फिर लास्ट में हियर द म्यूकोसल लेयर इज डैमेज्ड, म्यूकस लेयर जो हमारे अंदर की चीज़ों को ना तरल रखता है, नमीदार रखता है, उसको म्यूकस लेयर बोल सकते हैं आप, ओके। क्योंकि वहीं से म्यूकस निकलता है, सिक्रेट होता है, जो एकदम मुलायम रहता है, नरम रखे रहता है हमारे अंदर की चीज़ों को, ठीक है। तो म्यूकस लेयर डैमेज हो जाएगा और वहाँ पे अल्सरेशन काज हो जाएगा, अल्सर मतलब घाव होना, या फिर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके भैया। तो ये आप सिंपली ऐसे 5-6 स्टेप में लिख दीजिए, और इसे को थियरी पोर्शन में लिख दीजिए। व्हेन इम्यून सिस्टम इज disturbed, then it also cause inflammatory bowel disease, because here the intestinal portion permeability are increased, then blood are accumulated here, yeah, more blood circulation occurs here, then intestinal area are inflamed, ओके, और म्यूकस लेयर आर डैमेज्ड। ऐसे आप सिंपली एकदम लिख डालिए और रफ कॉपी लेके बैठिए, ऐसे चीज़ें समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है भाई, ओके डन। ट्रीटमेंट क्या क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, इम्यून को रोकने वाली, इम्यून सिस्टम को रोक दे। जैसे अब इम्यून, ये मान लो इम्यून है, ठीक है ना, तो ये ऐसे इतना सा था, छोटा सा, तो काम अच्छे से कर रहा था, पता चला इसमें कुछ डिसऑर्डर ऐसे हो गया। अब ये फालतू चीज़ों को लोगों को खोज के है, चल उठ,
हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। अब ऐसे कर रहा है तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ लाएंगे चीज़ें कि इसको रोक ले, ऐसे इतनी चीज़ों को कवर कर ले, फिर रोक दे ऐसे काम को, इनको रोक दे फिर ऐसे करके, तो क्या होगा, अब हमारे दिक्कत होंगे नहीं, है ना। समझ आ रही बात आपको। तो ये चीज़ें हैं इम्यूनो सप्रेसिव, जैसे इम्यून जो है फालतू काम कर रहा है उसको रोक दें। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, सूजन को कम करने वाली दवाई। एंटी का मतलब ये होता है उल्टा, इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन, और ऐसी दवाइयाँ जो उल्टा काम करे, सूजन के उल्टा। एनएसआईडी एंड स्टेरॉइड, स्टेरॉइड और एनएसआईडी देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। हाँ, सूजन वगैरह दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ। एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली, और एंटीबायोटिक यानी कि सुखाने वाला, जिसे आप बोलते हैं इन्फेक्शन ना हो, है ना। डाइटरी सप्लीमेंट, खाना वाना का ध्यान रखेंगे, जैसे उसे लिक्विफाई चीज़ें पिलाएंगे पेशेंट को, और सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। ये आपने बावेल पढ़ लिया, ठीक है। तो अगला रहेगा हमारा जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, या इसी को येलो फीवर भी बोल सकते हैं। अब ऐसे सीधे लिखे, जॉन्डिस इज अ डिजीज, इट आल्सो नोन एज येलो फीवर, है ना। ये सब चीज़ें। जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच स्किन स्केलरा वाइट ऑफ आइज, जो है देखिए स्किन और स्केलरा वाइट ऑफ आई जो होता है, आँखों की जो सफ़ेद वाला पोर्शन है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो, टर्न्ड येलो। समझ आ रही बात। जॉन्डिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा स्किन और आँखों का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ये सब चीज़ें हैं, येलो हो जाते हैं। द येलो कलर इज काज्ड बाई हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ये जो येलो कलर होता क्यों है, बिलिरुबिन के वजह से। येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट। अब थोड़ा सा बिलिरुबिन के बारे में समझ लीजिए। ये जो हम लोग आँत का पोर्शन यहीं पे बना रहे थे, तो यहीं पे आप जानते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है भैया, लीवर, और यहीं पे छोटा सा गाल ब्लेडर होता है। तो लीवर में होता क्या है ना, जो ओल्ड आरबीसी आती हैं उनको पकड़ पकड़ के लीवर भैया क्या करते हैं, उसको येलो जूस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं, बिलिरुबिन में, ठीक है। तो बिलिरुबिन अब नॉर्मली तो बन रहा है तो ठीक है, और ये स्टोर किस में होते हैं, यहीं पे जो गाल ब्लेडर होता है। तो जो ओल्ड आरबीसी है उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और यहाँ पे स्टोर कर दिया जा रहा है, और ये फिर यहाँ पे ड्यूटेनम में सिक्रीट हो जाते हैं, जो छोटी आंत का पोर्शन स्टार्ट होता है पेट के बाद का। तो ये थोड़ा सा पाचन वाचन में मदद करते हैं, ओके। और एसिडिक चीज़ों को भी न्यूट्रलाइज करने का ऐसे चीज़ें करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब ढेर सारी आरबीसी मरने लगते हैं तो ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जब आरबीसी की कमी होगी तो आपको पता है आरबीसी पे ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का अगर मॉलिक्यूल ऐसे है तो इसी पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा पूरा लाल है। तो अगर आरबीसी ही नहीं रहेगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगेगी धीरे धीरे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बिलिरुबिन की मात्रा पूरे शरीर में बढ़ जाती है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी पहुँचता है। तो ये दिक्कतें होती हैं जिसके वजह से आदमी का डेथ भी हो सकता है अगर अच्छी ट्रीटमेंट ना हो तो आपने बिलिरुबिन की कथा को समझ लिया। चलिए कोई ना। तो बिलिरुबिन एक येलो जूस है जो कि हमारे ओल्ड आरबीसी के वजह से बनता है लीवर में। चलिए, टाइप ऑफ जॉन्डिस पूछा भी था, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, है ना, पेपर में पूछा था टाइप ऑफ जॉन्डिस, तो आप लिख डालिएगा, देख लीजिए। प्री हिपैटिक जॉन्डिस, ब्लड में जब दिक्कतें होने लगे। हिपैटिक जॉन्डिस, लीवर में दिक्कत होने लगे। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, पूरे शरीर में फैल जाएगा, है ना। न्यूनेटल हिपैटिक जॉन्डिस बच्चों में बड़ी तेज होती है भैया, बच्चों में। तो ये 3-4 तरीके के हैं। अब 2 भी 3 याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस और न्यूनेटल हिपैटिक जॉन्डिस, ओके, ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो जॉन्डिस और उसके टाइप समझ चुके। काज क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लीवर, लीवर में इन्फेक्शन होना, यूज ऑफ सर्टेन ड्रग, एस्टोफिनोमेन, इसी को पैरासीटामॉल बोल देते हैं, पैरासीटामॉल, ठीक है। दवाइयाँ पैरासीटामॉल वगैरह का यूज करने की वजह से हो सकता है। हाइपर बिलिरुबिनिया, अच्छा ज़्यादा मात्रा बिलिरुबिन का हो जाए तो ये जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक ट्यूमर, पैनक्रियाज में ट्यूमर वगैरह है तब भी दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो भी, क्योंकि गाल ब्लैडर जो स्टोर कर रहा था और उसी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पता चले वो लीक कर जाएगा, ऐसे फालतू पूरा हर जगह फैल जाएगा, इसे स्टोर नहीं करेगा, पूरे ब्लड में फैलेगा। तो हाँ भैया, आगे देखते हैं हम।
सिम्टम, सिम्टम में क्या है, फैटिग्यू, मूर्छित होना, चाहे थकान होना, क्योंकि भैया आरबीसी नहीं रहेगा और आरबीसी कोई डेथ करके बन जा रहा है बिलिरुबिन, तो आरबीसी नहीं रहेगा, उस पर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन पूरे समय पहुँचेगी नहीं, तो दिक्कत होगी। डार्क यूरिन, यूरिन जो है डार्क आने लगेगा, पेशाब करेंगे तो डार्क काला सा होने लगेगा। एब्डोमिनल पेन, पेट वाले पोर्शन में दर्द होगा। और वेट लॉस, जो वोमिटिंग, फीवर, पैचेज ऑफ स्किन एंड आई, पैचेज जो है स्किन पे होने लगेंगे, पैचेज मतलब चकत्ते चकत्ते आई पे और स्किन पे, हमारी चमड़ियों पे, और इचनेस, खुजली भी हो सकती है। ओके, तो ये लक्षण थे, फटाफट देखते रहिए। आप देखिए 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और की पॉइंट्स याद रखिए, काज क्या है, सिम्टम क्या है और इसका मीन क्या है, व्हाट इज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच स्किन, स्केलरा, स्केलरा क्या है, आंखों का जो सफ़ेद वाला पोर्शन, स्केलरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर टर्म्ड येलो। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ये चीज़ें आप मीन समझे, की पॉइंट। आप सोचेंगे अरे भैया चंदन सर तो लास्ट में पढ़ा रहे हैं इतना ढेर सारा, कैसे याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए तो रिवाइज करने के लिए पोर्शन आप बूस्ट कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन को। आप की पॉइंट याद रखना है, कोई लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकता, मैं खुद ही नहीं याद कर सकता, ठीक है ना। हाँ, बट हम लोग 8 पॉइंट है तो 7 पॉइंट याद ही रहेगा, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। की पॉइंट याद करिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, जाँच उच कैसे क्या करेंगे। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, हमारे ब्लड में कितना बिलिरुबिन है, ये सब चीज़ें। यूरिन रूटीन टेस्ट, यूरिन का टेस्ट करेंगे। CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, आरबीसी वगैरह कम तो नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करेंगे, इन्फेक्शन, गांठ होठ ये सब दिक्कत तो नहीं है। MRI, CT स्कैन, ठीक है। 2-3 चीज़ें याद रखिए, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, अल्ट्रासाउंड। पेट से संबंधित कोई भी चीज़ें तो आपको बोला गया था ना कि ब्लड टेस्ट, तो ठीक है जॉन्डिस में, क्योंकि उसी में बढ़ रहा है मेनली चीज़ें। और लीवर का है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, और ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं। पैथोजिनेसिस क्या है देख लीजिए, सिंपल सा, काज, स्किल सेल क्राइसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोलाइटिक ड्रग, एनीमिया। अच्छा, ठीक है, जो हमारे सीधे सीधे हीमोग्लोबिन की कमी और आरबीसी का डेथ होने लगेगा, ठीक है। एक्सेल हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट, एक्सेस है, सॉरी, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी जो है टूटने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। वही तो अभी मैं बता ही तो दिया मैंने आपको कि आरबीसी जब मरती है तो बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। ओल्ड आरबीसी को पकड़ के बनाया जाता है, चल चल इधर आओ, तुम्हें पीला कर दे, बहुत लाल लाल हो गए थे तो लाल पीला कर देते हैं पकड़ के लीवर उसको हाँ, ठीक है ना, समझ आई बात। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आरबीसी वगैरह डेथ हो रही है और उसमें फिर आरबीसी का मेनली डिस्ट्रक्शन होने लगता है। फिर देखिए फेल्योर ऑफ हेपेटोसिस्टोस कंजुगेशन, हाइपर बिलिरुबिन एनीमिया, यहाँ पे जो है लीवर जो है ज़्यादा काम करने लगता है, सॉरी लीवर में जो है वहाँ पे डेथ वगैरह होने लगेगा सेल्स का ज़्यादा मात्रा में। अनकंजुगेटेड हाइपर एनीमिया ज़्यादा मात्रा में। एनीमिया का मतलब ये होता है कि आरबीसी की कमी, ये सब चीज़ें, तो ज़्यादा मात्रा में कमी होने लगा और इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस बोल देंगे। सीधी सीधी बात है कि डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का, उसके वजह से लीवर में भी चीज़ें अफेक्टेड होंगी और उसके बाद जॉन्डिस कंडीशन हो जाएगा भैया, बिलिरुबिन की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। तो सिंपली 2-3 पार्ट में आप लिख दीजिएगा। ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड। और हाँ देखिए, पेज जब नहीं समझ आया कि अरे इतना में हो जा रहा है, तो एक बार चार्ट वाइज लिखिए और उसी को फिर थियरी पोर्शन में लिखिए। फर्स्टली द काजेज ऑफ द jaundice is infectious liver diseases, hyperbilirubinemia is caused, then here is the RBC destruction occurs। ऐसे लिखते जाइए एकदम लाइन बाय लाइन, है ना, आप लिख सकते हैं, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा प्रॉपर लिखिएगा। ये जो स्टूडेंट का है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था स्पेलिंग। ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड चढ़ाएंगे उनको, मतलब फ्लूइड देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, पिलाएंगे फ्लूइड ताकि वो जल्दी से कवर कर पाए। फोटो थेरेपी, लाइट थेरेपी, उसको लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, मतलब सनलाइट, ये सब चीज़ें करते हैं। और फोटो थेरेपी मेनली वो
क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब चीज़ों के संपर्क में रखते हैं। एक्सचेंज, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब उनको सही वाला ब्लड चढ़ाएंगे, जो बिल्रुबिन वाला है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून से संबंधित थेरेपी भी देंगे उनको, है ना। खत्म हो गया 2 चीज़ें आपकी फटाफट। ओके, अब आते हैं फिर तीसरी चीज़ देख लेते हैं, हेपेटाइटिस देख लेंगे हम लोग। तो हेपेटाइटिस यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन समझ लेते हैं, बुक में थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी क्या है, एक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी है भैया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, ए कंडीशन ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी और इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज हेपेटाइटिस। एक ऐसी अवस्था जिसमें लीवर जो है सूजन हो जाए लीवर में, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्षति होने लगे, इंजरी और इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज हेपेटाइटिस। ठीक है ना, एक ऐसी अवस्था जिसमें लीवर जो है सूज जाए या सूजन हो जाए और उसके वजह से वहाँ पे लीवर पे इंजरी, क्षति होने लगे या फिर इन्फेक्शन हो जाए, उसी को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस का मीनिंग है, हेपेटिक का मीन होता है लीवर, और टिस वर्ड जहाँ पे लग जा रहा है मेनली, उसको सूजन समझ जाइए, यानी कि लीवर में सूजन, सीधी सीधी बात है। टाइप्स अगर पूछ दे आपसे तो आप देखिए, अगर 1-2 चीज़ याद रखिए बस, कि ये किस टाइप का हो सकता है हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब है कि कम समय के लिए, आप ये टर्म्स जान गए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, फर्स्ट से आप ये चीज़ें समझते होंगे। एक्यूट का मतलब कोई भी बीमारी जो कम समय में, और क्रोनिक मतलब एक्यूट के कंपेयर में लंबे समय तक होने वाली बीमारी क्रोनिक कहलाती है ना। तो एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है भैया। ओके, तो ये टाइप्स हो गए मेनली, बस ये एक याद रखिए आप। ओके, हाँ, ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इधर देख लेते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की बात कर लीजिए। अब ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये 6 टाइप के हैं, है ना। ये 6 टाइप के हैं, और बड़ा सिंपल सा इस साइंटिस्ट ने, जिसने भी इसका नाम रखा है, बहुत सोच समझ के बहुत प्यारा नाम रखा है इन्होंने वायरस वगैरह का, क्योंकि नाम ही तो रखना पड़ता है वायरस। अब जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसको कोविड-19 बोला जाता था, कोविड, COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में जो शुरू हुआ था, तो ये नाम ही तो रखा गया है, तो वैसे ही इसका भी नाम रखा जाएगा। तो हेपेटाइटिस ए के वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस, ये वायरल डिजीज़ है भैया। हेपेटाइटिस जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, तो देखिए हेपेटाइटिस ए एक कम्युनिकेबल लीवर डिजीज, एक को समझ लेंगे और इसी से रिलेटेड आप सबको चाहे तो लिख सकते हैं, A B C D E F, लगभग सिम्टम सेम ही रहता है। हाँ, बस काजटिव एजेंट जो है अलग अलग लिख देंगे, जैसे कि यहीं पे समझ लीजिए फटाफट क्या मसला है। ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, है ना, सी, डी, ई, एफ। हेपेटाइटिस ए ये भी वायरल है, बस इसी में जोड़ देना है HAV, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये वायरस का नाम है इसके कास्टिव एजेंट का। तो कितना सिंपल नाम है ना, सही है एकदम। ऐसे ही सबको बस कर देना है, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस एफ वायरस, बस बात खत्म। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और पेपर में पूछ भी देता है, तो आपको लिख के आना है भैया, हेपेटाइटिस एफ वायरस, सिंपल। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो एक के बारे में बस समझ लेते फटाफट। तो देखिए, ये कास्टिव एजेंट है जो इसका, हेपेटाइटिस ए वायरस है, टर्म्ड हेपेटाइटिस ए, और इसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। जो ए वायरस से होगा वो हेपेटाइटिस ए कहलाएगा, बी वायरस से होगा तो क्या कहलाएगा, बी वायरस, या बी वायरस से होगा तो हेपेटाइटिस बी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है और देख लेते हैं, इधर आते हैं। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब है काज, सीधे सीधे कॉज की बात हो जाए, कास्टिव एजेंट की। हेपेटाइटिस ए इज काज्ड बाई HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस विच इन्फ्लेम द लीवर इन्फेक्टेड इट्स सेल्स। यहाँ पे जो कि लीवर को सूजन करवा देता है और उसके सेल्स को इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है,
ये चीज़ें बस, ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं। HIV कैन स्प्रेड बाय, जो हेपेटाइटिस ए वायरस ये कैसे फैलता है? फूड की वजह से, ईटिंग फूड जो इन्फेक्टेड है, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीने से, ईटिंग रास, सेल्फिश वार्म स्वेज पोल्यूटेड वाटर। अच्छा, जो मछली उछली लोग खाते हैं, जो कि स्वेज, जो गंदी नाली या सीधे बोले लैट्रिन वगैरह का जो पानी बहते रहता है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें, अगर कुछ उपजाऊ है चाहे कुछ भी ऐसा खा ले रहे हैं तो भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। बीइंग इन क्लोज कंटेक्ट विद अफेक्टेड इंडिविजुअल, अगर जो अफेक्टेड प्रभावित व्यक्ति है जिसको हुआ है हेपेटाइटिस, उससे आप कंटेक्ट में रहेंगे तो भी फैल जाएगा, वायरल डिजीज है ना, फैल जाएगा। गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर फिजिकली मतलब सीधे उससे नहला रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी कपड़ा पहन रहे हैं, उसके टच में सो रहे हैं, तो ये आप दिक्कत हो सकता है। ओके, पैथोजेनेसिस में क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है HIV, ऐसे बना के समझ लेते हैं हम लोग HIV को, है ना, HIV पैथोजेनेसिस, पैथोजीनेसिस। ओके, देखिए HIV इट इंटर्स इन बॉडी लाइक ओरल और फीकल रूट, फीकल रूट, ठीक है, मुख के रास्ते या फिर फीकल रूट से, यानी कि लैट्रिन के रास्ते ये इंटर कर सकते हैं। ओके, हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये जब इंटर करते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब मतलब इंटर करके जो भी ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स, इन ब्लड वेजल्स इट एब्जॉर्ब्ड, ओके। फिर एरो कर दीजिए, ऐसे ऐसे लिख दीजिए एकदम बढ़िया से, क्लियर है ना। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें तो वहाँ से वो ब्लड वेजल्स में जब होगा तो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगा, रिच इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गया। अब उसके बाद धीरे धीरे ये पहुँच जाते हैं, फिर अब ब्लड में पहुँच गया तो हर जगह पहुँच जाएगा बॉडी के, तो लगभग हर जगह का मतलब ब्रेन में नहीं पहुँच जाएंगे, ब्रेन बैरियर होता है वहाँ पे, तो ये लीवर के पास पहुँच जाते हैं, रिच एट लीवर। ओके, हियर इट क्या, मल्टीप्लाइड, लीवर के पास पहुँच के ये मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, मतलब ढेर सारे होने लगते हैं। और इसके बाद ये लगभग जो धीरे धीरे ये जब फैल जाते हैं तो इसके जो विरियॉन्स होते हैं, इसके पार्ट्स सीधे सीधे बोल सकते हैं विरियॉन्स, ये विरियॉन्स आर एक्सक्रीट आउट बाय स्टूल्स अप्रॉक्स 11 days। इसके वेरियंस जो अगर सीधे वायरस के पार्ट्स बोल दें तो लगभग 11 दिन में हम स्टूल के रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं और फिर स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें था इसका पैथोजेनेसिस। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी इंटर करेगा और वेजेस एब्जॉर्ब्ड होगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा, उसके बाद लीवर में पहुँचेगा, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, पूरे शरीर में फैले रहेगा, अफेक्टेड तो हो ही गया वो व्यक्ति, और 11 दिन में लगभग फिर वो उसके स्टूल्स वगैरह रास्ते से बाहर भी निकल सकता है, जिससे और लोगों में फैल जाएगा। सिम्टम देख लीजिए क्या है, सिम्टम साइन। जब लीवर अफेक्टेड होगा तो पाचन वगैरह सब दिक्कत होने लगेगा। तो देखिए फैटिग्यू लिखा है, थकान होना, मूर्छित होना, ये सब चीज़ें हैं। सडन नाउजिया, वोमिटिंग, है ना, पेन फीलिंग, डिस्कम्फर्ट। राइट साइड ऑफ एब्डामेन, राइट साइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है लीवर जो हमारे राइट साइड में ही होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे पेन हो सकता है। क्ले कलर्ड स्टूल, मिट्टी की कलर का लैट्रिन वगैरह होगा। एपेटाइट लॉस, भूख खत्म हो जाएगी। माइल्ड फीवर, हल्का फीवर रहेगा। डार्क कलर यूरिन, ठीक है ना।
पेन इन जॉइंट, जॉन्डिस, इंटेंस इचिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, डायग्नोसिस में क्या है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे आप, है ना। तो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि कोई एंटीबॉडीज़ फालतू हमारे शरीर में घुस गई है। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिप्लेसिंग न्यूट्रिशन एंड फ्लूड, उसे फूड वगैरह प्रॉपर देंगे अच्छे से। एवॉइडिंग अल्कोहल, अल्कोहल नहीं देंगे, अल्कोहल वगैरह पी रहा है अगर तो रेस्ट करवाएंगे। और टेकिंग OTC पेन किलर रिक्वायर्ड, और उसे दवाइयाँ ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की, बिना पर्चे के मिल जाए, तो ऐसी दवाइयाँ की ज़रूरत है तो भी देंगे। तो ऐसे BCDEF भी हो जाएगा। ओके, तो आपने ये समझ लिया। अब अगली चीज़ें क्या रहेंगी भैया, देखिए ये पढ़ लिया। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ समझ लीजिए फटाफट। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में क्या है ना भैया कि सीधे सीधे अल्कोहल पीने से जो है लीवर जो है ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें, जनरल सी बात है एक, जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको पाचन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, तो लीवर ही ढेर सारे एंजाइम सिक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होते हैं आपस में, अल्कोहल और एंजाइम, पानी, इन सब के बीच में, जिसकी वजह से अल्कोहल की मात्रा को न्यूट्रलाइज किया जाता है और शरीर से बाहर निकाला जाता है पानी के रूप में, पसीने के रूप में। समझ आ रही बात। तो जब ढेर सारा पिएंगे तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो लीवर जो है क्या होगा, ख़राब होगा ना, क्योंकि उसके सेल्स ख़राब हो जाएंगे। कितना भाई काम करेंगे वो भी। अब पानी पीना चाहिए 6 लीटर, दिन भर में 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर लगभग पानी पीना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो है 2 लीटर उसमें अल्कोहल पी रहा है तो कितना लीवर काम करेगा। समझ आ रही बात। तो ये पूछेगा नहीं वैसे, तो जनरल सी ये बातें हैं। आप देख लीजिए फटाफट, ये चीज़ें हैं। रिजल्ट ड्यू टू अल्कोहल डैमेज द लिटिंग बिल्डअप स्कैरिंग, है ना। सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, डायरिया, डिक्रीज एपेटाइट, फीवर, सीवरिंग, जॉन्डिस, ब्लड इन यूथ, वोमिट, स्टूल्स, ये सब चीज़ें हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्लड टेस्ट, लीवर बायोप्सी, लीवर के सेल्स को काट के निकाला जाएगा और उसका बायोप्सी लैब में किया जाएगा, देखा जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, पेट से संबंधित कोई भी चीज़ अल्ट्रासाउंड भी मेनली की जाती है। CT स्कैन, MRI। पैथोजीनेसिस क्या है, यहाँ पे दिया गया है क्या, क्रोनिक इथेनॉल इंटेक। इथेनॉल मतलब जो हम शराब पीते हैं वो इथेनॉल ही होता है। इथेनॉल ही होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये देखा, लीवर फाइब्रोसिस, NADH प्रोडक्शन, लिपिड प्रोडक्शन, ऑक्सीडेज, एक्टिव फैटी लीवर, ये सब चीज़ें हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है अल्कोहलिक लीवर, बस जानते रहिए, ठीक है ना, कि ज़्यादा शराब पीने से होता है। फिर अब ट्रीटमेंट क्या है, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, मेडिसिन देंगे और उसको अल्कोहल प्रोहिबिटेड कर देंगे, अल्कोहल इनहिबिट, ओके। उसे शराब वगैरह नहीं पीने देंगे हम लोग। खत्म ये चीज़ें। अब उसमें अगली चीज़ें क्या थी देख लेते हैं। उसमें था अगली चीज़ रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। देख लेते हैं इसको फटाफट। आप की पॉइंट याद रखेंगे, है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। चलिए देखिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है भाई। अर्थराइटिस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अर्थराइटिस जो वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है ग्रीक शब्द से, जो कि एल्ट्रॉन मीन होता है इसका, फॉर जॉइंट एंड इट्स फॉर इन्फ्लामेशन, जॉइंट से संबंधित और इन्फ्लामेशन से संबंधित। मीन्स इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में जब इन्फ्लामेशन में सूजन होने लगे तो उसी को हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस बोल देते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि छींक आने लग रही है भैया, जानते हो जुकाम में छींक आती है बहुत तेज, है ना। चलिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो जब जॉइंट में सूजन हो जाए तो उसी को हम रूमेटाइड अर्थराइटिस बोल रहे हैं। ये क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। इट काज जॉइंट swell, damage and come result in pain, stiffness, progressive loss function of joint। अच्छा, इसमें स्वेलिंग होगा और वहाँ पे जब स्वेलिंग ज़्यादा दिन रहेगी डैमेजिंग होने लगेगा सेल्स का, जाहिर सी बात है फूलने रहेगा तो वहाँ की सेल्स जो है डैमेज होंगी, है ना। और वहाँ पे स्टिफनेस, कड़ापन आ जाएगा और वहाँ जॉइंट के जो है फंक्शन धीरे धीरे लॉस होने लगेंगे। ओके भैया, सम पेशेंट में ये परमानेंट भी हो सकता है जॉइंट डैमेज, मतलब जोड़ हरदम दर्द करेगा, मुड़ेगा उड़ेगा नहीं, ऐसे दर्द ही करता रहेगा मुड़ाने में, है ना। काज क्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस
इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन। ये आप पूछ सकता है, आपसे पूछा भी है, अभी दिखाए थे हम लोग। और यहीं पे थोड़ी सी अभी ये समझ लिए, उसके बाद एक चीज़ बता देंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एन ऑटोइम्यून कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैकिंग हेल्दी बॉडी टिश्यू। ठीक है, ये ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि हेल्दी टिश्यू है उस पर अटैक करता है। ओके, अब ये कहेंगे हेल्दी टिश्यू क्या मतलब है? मतलब जो ज्वाइंट हमारा है, ऐसे मान लो यहाँ पे घुटना है अगर, तो ये पहले से स्वस्थ ही है ना, लेकिन जब इम्यून दिक्कत हो रहा है इम्यून में कुछ, तो वो अपनी चीज़ों को पकड़ के आए, भाई चल तू कौन है, चल इसे मोड़ दे, इसे फुला दे, इसे तोड़ दे है ना, तो अपनी चीज़ों को भी बेकार करने लग रहा है, दिक्कत करने लग रहा है। तो वही बोल रहा है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे ही नॉर्मल या हेल्दी टिश्यू को डिस्टर्ब कर देता है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। सिम्टम क्या आएगा? जॉइंट, बैक एंड मसल्स पेन, जॉइंट, कमर में, इन सब में दर्द होने लगेगा। स्टिफनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, वीकनेस, या कड़ापन रहेगा, सूजन हो जाएगा, वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगी। फैटिग्यू, थकान होना है। एनीमिया भी हो सकता है। रेडनेस हो सकता है, लाल 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 हो जाना। बम्प ऑफ द फिंगर एंड स्वेलिंग, जो है फुला फुला सा दिखने लगेगा। ड्राई माउथ, फिजिकल डिफिनिटी, अच्छा मुंह भी सूख सकता है और फिजिकली आप अनेबल हो जाएंगे काम वाम करने के लिए। ओके, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है भाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या 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 टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए जानने के लिए कि क्या हुआ, ये अर्थराइटिस है या नहीं है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, टाइप 2 टाइप्स, इट इज़ 2 टाइप, इट इज़ 2 टाइप। सेरोपॉजिटिव RA ब्लड एंटीबॉडीज 60 to 80%, ये यही वाला मेनली लोगों को होता है, सेरो पॉजिटिव RA, ये वाला मेनली लोगों को होता है। एंटीबॉडीज़ जो है ज़्यादा बनने लगेगा। एंटीबॉडी आपको पता है जो बनता है शरीर में चीज़ों को किल करने के लिए, बाहर से चीज़ों को जो आती हैं। और सेरो निगेटिव RA जॉइंट एंड बोन, और ये जो है सेरो निगेटिव जो है इसके वजह से जॉइंट और बोन में दिक्कत होती है। पैथोजेनेसिस क्या है? फॉरेन एंटीजन है CD4 सेल। CD4 क्या होता है? सेल डिफ्रेंसिएशन, ये एक टाइप है लिम्फोसाइट या WBC का ही, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं WBC का ही टाइप है। WBC सेल्स ये यहाँ पे करते क्या है? एक्टिवेट बीटा सेल एंड T सेल। ये बी सेल और T सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, ये सब चीज़ें। अब बी सेल T सेल क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़े थे, इसमें बी सेल और T सेल थे। T सेल जो है चीज़ों को पहचानता था कि कौन बाहर से आया, ओए रुक। और बी सेल क्या करता था? अच्छा जी आप ही हैं, तो चलिए कुछ सज़ा ले लीजिए। तो ये दोनों मिलके काम करते थे। बाहर से आने का सज़ा लगता है भैया, पेनाल्टी लगती है, तो पेनाल्टी में सीधे सीधे यहाँ पे मौत देने का काम करते हैं सब बाहर से चीज़ों को। तो एंटीजन आया, WBC है, और ये एक्टिवेट किया बी सेल और T सेल को। और यहाँ पे इनिशिएट हाइपर इम्यून, अब देखिए जो इम्यूनिटी है वो हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया। रिप्रेजेंट द ब्लड में फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स, और इम्यून कम्प्लेक्स वहाँ पे ढेर सारे निश्चित काम होने लग रहे हैं फटाफट। एक ही चीज़ जानिए, ये तीनों का कोई मतलब नहीं हमें। और तो ये दिक्कत होने लगी। जब WBC इन सब चीज़ों को सिक्रीट करेगा ना, तो यहीं पे एक ये भी चीज़ें आते हैं, साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्रीन, ये सब इन्फ्लामेशन करवाने का काम करते हैं। तो जब WBC ये बनता है ना, तो इसके बाद ही ल्यूकोट्रीन भी बनने लगता है, ल्यूकोट्रीन, जिसकी वजह से सूजन होने लगा। और सूजन हो ही रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जॉइंट्स में। ये देखिए साइनोवियल फ्लूइड, ये सब मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो जाते हैं। अर्थराइटिस पेशेंट एज अ हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन, जो भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन था उसमें अर्थराइटिस हो जाता है। सिंपली याद रखिए, फॉरेन एंटीजन आया, WBC एक्टिवेट हुआ, और उसने एक्टिवेट किया बी सेल और T सेल को, जहाँ से इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया। स्टेप बाय स्टेप लिख देना है एकदम। और फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स, और वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स बनने लगा, और वहाँ से फिर जो हेल्दी टिश्यूज़ थे पेशेंट के या व्यक्ति के, वो जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके ब्रदर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? वाइल दिस इज़ नो क्योर ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, मेडिकेशन कुछ दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ, स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन। हाँ, फिजियोथेरेपी से, जो मसाज वगैरह इस सब चीज़ों से, और मेडिकेशन दवाई देके हम उसके प्रोग्रेस होने का मतलब बढ़ोतरी को रोक सकते हैं। मोस्ट काज कैन मैनेज विद ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी रूमेटॉइड ड्रग।
एंटी रूमेटाइड ड्रग, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो एंटी रूमेटाइड मेनली होती हैं, तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो ओके, ये ख़त्म हुआ आपका। ओके, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ओस्टियोपोरोसिस पढ़ना था यहीं पे। ओस्टियो मतलब हड्डी होता है, प्रोसिस का मतलब पोर, छिद्र। ओस्टियो प्लस फोर यानी पोर, यानी कि हड्डी में छिद्र। कांटा लगा कांटा लगा, छेद हो गया। देखो होता क्या है यहाँ पे, द वर्ड ओस्टियोपोरोसिस मीन पोरस बोन, जो हमारी हड्डियाँ हैं वो छिद्र युक्त हो जाती हैं, छिद्रदार हो जाएंगी। इट इज़ अ डिजीज दैट वीकनेस बोन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बोन्स जो है कमजोर हो जाती हैं। हैव अ ग्रेट रिस्क फॉर सडन एंड अनएक्सपेक्टेड बोन फ्रैक्चर, और जिसकी वजह से होता क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है अचानक से बोन वगैरह फ्रैक्चर होने का। ओस्टियोपोरोसिस मीन्स दैट यू हैव लेस बोन मास एंड स्ट्रेंथ। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपके अंदर बोन मास यानी कि हड्डी में मजबूती कम हो गई है ना। काज क्या हो सकता है, लो कैल्शियम इंटेक, आप कैल्शियम ठीक से नहीं ले रहे हैं, कम खा रहे हैं, पी रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स वगैरह का चेंजेस हो गया। ईटिंग डिसऑर्डर, जो खाने पीने में से संबंधित बीमार डिसऑर्डर हो जाए, यानी कि पचे ना हो, कोई चीज़ खाइए आप पचे ही ना, क्या मतलब है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी वगैरह हुआ है तो भी दिक्कत हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस सर्जरी हो जाएगा पेट से संबंधित, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम वगैरह पचेगा ही नहीं, आपको आपकी हड्डियाँ जो है कमज़ोर होती जाएंगी। पुअर मैच्योरेशन, उसका सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, यानी कि देखिए सब में लगभग सिगरेट ये सब चीज़ें बेकार ही हैं, है ना। ओके, इस सिम्टम के आगे फ्रेगलिटी रिलेटेड फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह थे, मतलब जब नहीं तभी फ्रैक्चर होने का डर रहेगा। ऐसे चल रहे हो, पैर थोड़ा सा मुड़ा, फ्रैक्चर। रीडिंग गम्स, जो है गमों से ब्लड आने लगेगा, ये सब दिक्कत होंगी। एक कर्व स्टॉप्ड शेप ऑफ द स्पाइन, अच्छा जो हमारे स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है ये भी कर्व शेप में ऐसे झुकाव होने लगेगा, गोल सा, है ना, कुबड़ा जिसे बोल देते हैं। लो बैक पेन यानी कि निचले हिस्से में दर्द रहेगा बैक में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या है, बोन डेंसिटी टेस्ट, बोन का घनत्व टेस्ट किया जाएगा कि वो कितना वज़न है, कितना क्या चीज़ें हैं, है ना। बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट, बोन मैरो यानी बोन के अंदर जो है, बोन मैरो जो पाया जाता है, अस्थि मज्जा लाल लाल सा भरा पड़ा रहता है, उसकी डेंसिटी चेक की जाएगी कि वो कम है कि ज़्यादा है, कैसा है ना। पैथोजेनेसिस इनका देख लीजिए भाई। पेंसिल जी कहाँ गिर रहे हैं आप, आइए इधर आइए। चलिए देखिए, गुस्सा आ गए थे, पेन से लिख रहे हैं, हमको नहीं लिख रहे हैं, हमसे नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस लिख देते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है भैया, पैराथार्मोन डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अच्छा, पैराथार्मोन जो है ये हमारे थायराइड हार्मोन के पोर्शन से निकलता है, ठीक है ना। तो पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन वगैरह थायराइड से निकलता है, और वहीं पे एक और ग्लैंड होता है, मुझे फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा, थायराइड से ही लगे हुए, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उससे पैराथार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। अगर पैराथार्मोन इम्बैलेंस होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो विटामिन डी डिफिशियंसी इसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 फैक्टर हैं, ओके। पैराथार्मोन इम्बैलेंस, इसके वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी की भी कमी होगी तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हो तो दिक्कत। पैराथार्मोन इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स को और कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है, वो ना हो तो भी दिक्कत। विटामिन डी की कमी हो जाए तो भी दिक्कत, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही कैल्शियम जो है स्टोर होता है हमारे बॉडी में प्रॉपरली। अदर रिस्क फैक्टर, ठीक है, निगेटिव बोन रीएब्जॉर्प्शन, जो बोन है उसमें रीएब्जॉर्प्शन ठीक से ना हो। बोन मास एंड स्ट्रेंथ, इसमें कमी आने लगी, ये डिक्रीज है, ठीक है ना, बोन मास और इसमें कमी आने लगी। वीकेंड बोन है जो वीक होने लगेंगे। ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे आप देख नहीं है, दीवार आपने देखा होगा, अगर आपने सीमेंट बालू वगैरह प्रॉपर मिलाया है तो वो एकदम सख्त तरीके से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कि सीमेंट अगर कम मिलाइए, देखिए अब बालू ऐसे गिरेगा, बुर 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 करके छिद्र दिखने लगेगा, ये सब दिक्कतें होंगी, है ना। तो वैसे सेम हमारे जो एक पूरा सख्त तरीके से दीवार बना हुआ है, हड्डी बना हुआ है, उसमें अगर कैल्शियम वगैरह की कमी होगी तो वो फ्रैगिल हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, टूटने लगेगा, है ना। ट्रीटमेंट क्या है, हार्मोन थेरेपी, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, इन सब का
उसका मात्रा देंगे। बोन बिल्डिंग मेडिकेशन, बोन से संबंधित मेडिकेशन देंगे, और न्यूट्रिशन भी देंगे, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें है ना, मतलब खाना पीना ही मेनली ध्यान देंगे। ओके, ख़त्म। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अब बचा है गाउट। गाउट के बाद कैंसर। तो मतलब बस मुश्किल से और 10-15 मिनट लगेगा भैया, ख़त्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। ओके, पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। गाउट क्या है? अच्छा देखिए, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बोन और जॉइंट से संबंधित है। गाउट यही, और वहीं पे एक दिया था ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जब रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो बोन वगैरह है हड्डी में, उसमें उस फिजिकली डिग्रेडेट होने लगता है, टूटने फूटने लगता है, तो उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल देते हैं। आपको डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या डिजीज, और बट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द बोन। ये याद रखिए आप। ओके, डन डन। चलिए, गाउट क्या है? गाउट इज अ पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। गाउट जो है एक दर्दनाक जो है अर्थराइटिस का ही एक रूप है। ठीक है, अर्थराइटिस का ही एक रूप है। बॉडी एज एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, इसमें ये होता क्या है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बनने लगता है। यूरिक एसिड क्या होता है, जो हम सीधे प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो उसको मेटाबोलाइज होता है, तो यूरिक एसिड भी निकलता है। ठीक है ना, जो क्रिस्टल के रूप में ऐसे दाने दाने रूप में बन के जाके जॉइंट के पास इकट्ठा होने लगते हैं। अब जैसे ये जॉइंट है, नॉर्मली काम कर रहा है, बट यहीं पे आकर थोड़े थोड़े ऐसे गांठ क्रिस्टल बन जाए, शेप बन के आके कोई दानेदार चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, तो रगड़न होगा ना, दर्द होगा ना, तो वही चीज़ें गाउट में होता है। काजिंग स्वेलिंग, पेन, ये सब दर्द होगा। गाउट इज़ अ ट्रीटेबल विद मेडिकेशन एंड चेंज इन डाइट लाइफ स्टाइल। ये जो है उपचार किया जा सकता है इसका, और इसके लाइफ स्टाइल में चेंज भी करके ठीक किया जा सकता है। काज क्या है, हाइपर यूरिसेमिया, जो ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड वगैरह ये सब लेना, यूरिया वगैरह खाना, ये सब दिक्कतें करता है ना, ब्लड में यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना। यूरिक एसिड प्रोडक्शन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स केमिकल। प्यूरिन इज अ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड। देखिए, वही प्रोटीनियस फूड में जो प्यूरिन पाया जाता है, उसी की वजह से यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, सिम्टम क्या है, इंटेंस पेन, तेज़ी से दर्द होगा, रेडनेस हो जाएगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगा, और स्वेलिंग हो जाएगा जॉइंट में, और टिंडरनेस, इवेंट ऑफ द लाइट ऑफ सच एज ए फॉर्म ऑफ पेस्ट सीट, ये सब दिक्कतें होंगी। वार्म, जलन होगा, है ना। हड्डियों संबंधी जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सूजन, दर्द, इचनेस, है ना, स्टिफनेस, ये 4-5 चीज़ें आप लक्षण लिख सकते हैं। ओके, तो काज क्या है गाउट में, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। और यहीं पे आपको एक जगह पूछा था जैंथिन ऑक्सीडेज का रोल क्या है, 2 नंबर में पूछा था। तो जैंथिन ऑक्सीडेज क्या करते हैं ना भैया, ये यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में मदद जो करेगा, मतलब जैंथिन ऑक्सीडेज जो है यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, यही रोल है गाउट में इनका। 2 नंबर में पूछा था, तो याद रखिएगा, है ना ये चीज़ें। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सरे करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड और ब्लड टेस्ट को निकाल के करते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, देखिए, और हाइपोजैंथिन, ये प्यूरिन की वजह से हाइपोजैंथिन बनता है, हाइपोजैंथिन से जैंथिन ऑक्सीडेज बनता है, और यूरिक एसिड फिर बनता है। यूरिक एसिड जो है यूरिनरी एक्सक्रीशन से निकल जाता है, एलिमेंट्री एक्सक्रीशन से निकल जाता है, बट एलिमेंट्री से मतलब है वही लैट्रिन के रास्ते से। टिश्यू डिपोजिशन इन एक्सेस, जब टिश्यू में इकट्ठा होने लग जाता है तो यूरेट क्रिस्टल फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते निकल जाता है, लैट्रिन के रास्ते, बट कभी कभी नहीं निकलता है, तो ये दिक्कत होता है और क्रिस्टल के रूप में जमा होता है, तो उसी को गाउट कह देते हैं भैया। समझ आ गया आपको बात? हाँ, तो भैया आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया। अब देखा आपका बच्चा क्या है, कैंसर बचा है, प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर से संबंधित बातें करिए, कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इटियोलॉजी पढ़ना है, पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप के हैं, वर्गीकरण किया गया उनको अलग अलग पार्ट में, लेकिन है तो एक ही चीज़। इटियोलॉजी वही कैसे काज होता है, कैसे होता है, और पैथोजेनेसिस कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो देख लीजिए, कैंसर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोलॉजी में भी आपको पढ़ना है 6 सेमेस्टर में, अभी देख लेते हैं। इसीलिए देखिए, आप कहेंगे कि मिलता जुलता चीज़ें मिल ही रहा है कहीं ना कहीं सब चीज़ें।
तो इसीलिए आपको इधर यहाँ बढ़िया से पढ़ना है, तभी तो उधर आसानी होगा, है ना। कीमोथेरेपी, ये मैं उसी का नोट से, उससे आप हेडिंग छोड़ दीजिए, है ना, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन, कैंसर इज अ डिजीज इन इट एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अटैकिंग ऑन द सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द आर्गन। कैंसर एक बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल यानी नॉर्मल मतलब ठीक ठाक, और एबनॉर्मल मतलब बेठीक, मतलब ऐसे बेकार सा, मतलब फालतू होने लगे, ढेर सारा होने लगे चीज़ें। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल जो है ढेर सारे ग्रोथ करने लगे, जिसके वजह से होता क्या है, वो टिश्यू और आर्गन के अगल बगल घेर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इट आल्सो डिस्टेंट स्प्रेड बॉडी पार्ट सर्कुलेटिंग विद ब्लड एंड लिम्फ, और ये कभी कभी होता क्या है, पूरे बॉडी में भी फैलते हैं लिम्फ के सहायता से और ब्लड के सहायता से। करेक्टरिस्टिक क्या है कैंसर के, करेक्टरिस्टिक मतलब होता क्या क्या है उसमें, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, मतलब एकदम तेज़ी से सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, सेल जो है वहाँ पे लॉस होने लगेंगे यानी डेथ करने लगेंगे, और डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज़, तेज़ी से ये डिवाइड करेंगे, सेल वगैरह डेथ भी करेंगी कुछ, और जब ढेर सारे होंगे तो दर्द होगा, ये सब चीज़ें। इन्वेसिवनेस, सेल आर डेवलप्ड सराउंडिंग टू हेल्दी टिश्यू, और ढेर सारे सेल जो है हेल्दी टिश्यू के पास में, उसके अगल बगल चारों तरफ जो है डेवलप हो जाएंगे। मेटास्टेसिस, इन विच द कैंसर सेल आर पोर्शन एंड अदर पोर्शन इज इंडिविजुअल। अच्छा, मेटास्टेटिस में होता क्या है, इसमें कैंसर के सेल जो है एक सेल से दूसरे जगह तक, बॉडी तक, सेल्स तक पूरे फैल जाते हैं। इंट्रोडक्शन समझा आपने ना, तो ये करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक याद भी नहीं रखी, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन या टाइप्स पूछा था, तो आप ये जानते रहिए 3 टाइप्स के होते हैं कैंसर। अब 2 नंबर में भी आपसे पूछ दिया था कि टाइप ऑफ कैंसर, तो 2-3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जानते रहिए। कौन कौन से हैं 3 टाइप के भाई, देख रहे थे, पेन कहाँ गया, चलिए पेंसिल से लिख देते, कोई बात नहीं। 3 टाइप्स लिख सकते हैं आप, 3 टाइप्स। एक होता है कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज कार्सिनोमा, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में जो कैंसर हो जाए उसे कार्सिनोमा कहते हैं, और जब नॉन एपिथेलियल टिश्यू में हो तो उसे सरकोमा कहते हैं, है ना। जो भी एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के पास एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है जो चीज़ें, वहाँ पे जब हो तो एपिथेलियल कार्सिनोमा बोल देंगे, और सरकोमा ऐसे इसको डिफाइन कर दीजिएगा। कार्सिनोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर विच अकर्स इन द एपिथेलियल टिश्यू, सरकोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर विच अकर्स अनदर देन epithelial tissue. Leukemia, it is a type of blood cancer in which WBC are affected. ठीक है, ये ल्यूकेमिया हो गया, टाइप्स हो गया ना या, ओके। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, और इसी में अगर देखा जाए और टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में बात की जाए तो बेनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, टाइप्स की ही बात हो रही है। तो बेनाइन ट्यूमर में होता क्या है, अब जैसे वो क्लासिफिकेशन हो गया 3 टाइप के, कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया, और टाइप्स की अगर बात करें तो 2 टाइप्स लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में क्या है, स्लोली ग्रो करता है, गुड प्रोग्नोसिस या नॉट हार्मफुल है, नो स्प्रेड। बिनाइन ट्यूमर की ये खासियत है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है, और ये हार्मफुल नहीं होता, यानी धीरे धीरे होता है इसलिए हार्मफुल नहीं होता, दर्द वगैरह नहीं होता, तो इसलिए हार्मफुल नहीं बोल रहा है, और नॉट स्प्रेड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता नहीं है पूरे बॉडी में। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, लेकिन रेपिडली ग्रोइंग, तेज़ी से ग्रो करेगा और हार्मफुल होगा और स्प्रेड होगा। समझ बात, क्लासिफिकेशन में लिख डालिए, 3 टाइप के क्लासिफाइड होते हैं, कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया, और टाइप्स पूछे तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन जो है स्लो होता है, हार्मफुल नहीं रहता उतना ज़्यादा, और स्प्रेड नहीं होता, और रेपिडली ग्रोइंग होता है, और हार्मफुल होता है और स्प्रेड होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इधर अगर देखा जाए तो पैथोजिनेसिस पूछ लिया कैंसर का, अगर तो क्या लिखेंगे, या इटियोलॉजी भी अगर काज पूछ दे, या रिस्क फैक्टर, तो क्या क्या हो सकता है, काज या रिस्क फैक्टर, तो लिख सकते हैं आप इसी को, कॉस्टिव एजेंट या इटियोलॉजी, है ना, इटियोलॉजी, या समझ जाइए। तो ओबेसिटी, मोटापा वगैरह से भी कैंसर हो सकता है, तो टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, पुअर डाइट, बहुत कम खाना पीना खाने से हो सकता है, पुअर डाइट, अब देख लीजिए, खाना पीना मतलब पुअर डाइट से मतलब कम खाने की बात नहीं हो रही है, डाइट में न्यूट्रिशन ना होना, सारी बात, यानी कि रोज़ हम खाली क्या खाएं, फास्ट फूड खाएं, उसमें डाइट अच्छी न्यूट्रिशन होती नहीं है, तो कैंसर होने के चांसेस रहेंगे,
क्योंकि सेल्स वगैरह प्रॉपर काम नहीं करेंगे। एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ज़्यादा मात्रा में शरीर पे पड़े। कार्सिनोजेनिक केमिकल, जो ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करे उनका शरीर के टच में आना बार बार। जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिकी हो सकता है, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब इटियोलॉजी या फिर कास्टिव एजेंट हैं इसके। ओके, और वायरस वगैरह से भी होता है, जानते रहिए, ठीक है। तो आपको लिख डालना है। पैथोजेनेसिस समझ लीजिए फटाफट, बस ख़त्म। वीडियो लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन क्या करूं यार, समझाते समझाते हो ही जाता है भाई लोग। पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मीन होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए। डीएनए में अचानक से चेंजिंग हो जाना, यानी कि पूरी देखो लाइफ काम कर रहा है ठीक से, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ रही है कोई उम्र में कि कैंसर हो जा रहा है, तो अचानक से आखिर बदलाव ही तो आया है ना, ठीक है। इनेक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन, म्यूटेशन हुआ और इनेक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं हमारे सेल्स वगैरह में कि वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देते हैं। इट्स फंक्शन टू प्रिवेंट मोर सेल डिवीजन। देखिए तो होता क्या है, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जो रोकने वाले सेल जीन हैं उनको म्यूटेशन के बाद से इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब इनएक्टिवेट यानी कि ये रोक ही नहीं पाएंगे, सेल प्रोलीफरेट, अब तेज़ी से सेल जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। फिर होगा क्या, म्यूटेशन इनएक्टिवेट डीएनए रिपेयर जीन, और जो है डीएनए रिपेयर जीन इन सब चीज़ों के इनएक्टिवेट कर देगा, है ना। यहाँ पे म्यूटेशन जो डीएनए की वजह से चीज़ें रोकी जाती हैं जीन वगैरह में, और ज़्यादा फालतू ना कुछ हो तो उनको भी इनएक्टिवेट कर देगा, सबको रोक देगा। उसके बाद अपना काम। म्यूटेशन ऑफ ओंकोजीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर सेल डिवीजन, ओंकोजीन्स में भी म्यूटेशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। ड्यू टू म्यूटेशन इन सप्रेसर जीन एबनॉर्मल ग्रोथ अकर्स कैंसर, ठीक है, समझ आई बात सीधे सीधे। म्यूटेशन होगा और जो जीन सप्रेसर हैं सेल के ग्रोथ को जो रोकते हैं उनमें भी चेंजिंग हो जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा उनको, यानी वो अपना काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो सेल प्रोलीफरेट यानी कि सेल में तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से म्यूटेशन होगा। फिर से ओंकोजीन्स जो कि तेज़ी से सेल ग्रोथ करवाते हैं, और उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ अकर्स एंड कैंसर आर कास्ड। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है आप एंटी कैंसर ड्रग दे सकते हैं, जिसमें एक आख एग्जांपल याद रखिए, नाइट्रोजन मस्टर्ड, एथाइल एमीन, ये सब चीज़ें। और डाइट वगैरह प्रॉपर दे सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी भी की जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, ओके। और आगे इसी में देख लीजिए क्या चीज़ें और हो सकती हैं। हाँ, हार्मोन्स वगैरह से ठीक कर सकते हैं, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों को कम करके। साइन सिम्टम क्या आएगा, पेन होगा, बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो सकती है ना, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, और आरबीसी वगैरह कमी होने लगेगी। स्लीपिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्जिया, है ना, ये सब चीज़ें दिक्कत होने लगेगा, ओके। कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, देखिए हार्मोनल, न्यूट्रिशन, ये सब में दिक्कत आएगी। डायग्नोसिस क्या है, स्क्रीनिंग जांच करके हम देख सकते हैं। और उसके बाद है लैब टेस्ट की वजह से भी कर सकते हैं। लैबोरेटरी टेस्ट इससे मतलब ये है कि उस पोर्शन का सेल्स लेंगे और लैब में रखे इसको ग्रो कराया जाएगा। कल्चर मीडिया आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर मीडिया, जिसमें समझेंगे कि हम किसी भी सेल्स को कैसे ग्रो कराएंगे। तो जब हम नॉर्मल सेल के बारे में जानते हैं और कैंसर वाला सेल रहेगा तेज़ी से ग्रो करेगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये कैंसर हुआ है भैया। सारी बात ये सब चीज़ें था कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में आपने समझा, कैंसर इज़ अ सेल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, सेल डिवीजन अटैकिंग ऑन द सराउंडेड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ओके। और उसके टाइप्स थे, तो टाइप्स में आप दो टाइप्स लिख दीजिए, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन वाला जो है स्लो होता था, ग्रो करता था, और हार्मफुल कम रहता था और फैलता नहीं था। और जो मैलिग्नेंट था वो रैपिडली ग्रो करता है और हार्मफुल होता है और स्प्रेड होता है, ओके। और अगर क्लासिफिकेशन पूछते तो इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप लिख दीजिए। इट इज़ क्लासिफाइड इन मेनली 3 टाइप। कार्सिनोमा, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर विच अकर्स इन एपिथेलियम टिश्यू, और सर्कोमा जो विदाउट या अदर देन एपिथेलियम टिश्यू, और ल्यूकेमिया इज रिलेटेड टू WBC या ब्लड कैंसर, ओके ब्रदर। ये सब चीज़ें हो गया। और कैंसर के बारे में इसलिए बार बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है बार बार, तो आपको लिखना है प्रॉपर। टाइप्स लिखिए, क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, पैथोजेनेसिस लिख दीजिए,
रिस्क फैक्टर लिख दीजिए, किसको किसको कास्टिव एजेंट, मतलब ये सब चीज़ें वायरस वगैरह की वजह से भी हो सकता है ना। उसका सिम्टम लिख दीजिए, पेन, स्लिपनेस, स्लिपनेस, है ना, एपेटाइट लॉस, हेयर लॉस, ये सब दिक्कतें आप लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट में एंटी कैंसरस ड्रग दिया जा सकता है, और रेडिएशन की थेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो आप लिख डालिएगा और अच्छे से इसको 1 से 2 बार चीज़ों को समझ लीजिएगा। आप बार बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके ब्रदर, अगर आप लोगों को वैसे नोट्स अब क्या करेंगे, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो ये ख़त्म हुआ आपका 4th यूनिट से संबंधित चीज़ें। पूछता है इससे भी, तो आपको पढ़ लीजिएगा चीज़ें। और जो है, मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया तो इसलिए दिक्कत हो गई, और कर दूंगा। अभी आज 4 है, 5, 6, 7 को है पेपर आप लोगों का ना, तो एक आध दिन में मैं कर दूंगा। ओके ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए मस्त एकदम धाकड़ तरीके से, और ध्यान रखिए अपना आप लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर सभी को, ठीक है ना, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।